आदाब, मैं पलक शर्मा हाजिर हूं दुनिया भर की सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात अमेरिका जापान सिक्योरिटी रिलेशंस और भारत के सरोकार की। जी हां, हाल ही में अमेरिका और जापान ने अपनी सिक्योरिटी कोऑपरेशन के नए फेज नई शक्ल देते हुए जापानी सैटेलाइट्स के प्रोटेक्शन, टोक्यो को लॉन्ग रेंज अपग्रेडेड मिसाइल से लैस करने और चीन की हर तरह की फौजी तैयारी का मुकम्मल तौर पर मुकाबला करने के लिए जापान में अमेरिकी मरीन फोर्सेस को अपग्रेड करने का ऐलान किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज के बदलते हुए वर्ल्ड सिनेरियो में अमेरिका और जापान के सिक्योरिटी कोऑपरेशन को रिन्यू करने के क्या मायने हैं। आने वाले दिनों में इसका जियोपॉलिटिक्स पर, पूरे साउथ एशिया पर और सबसे अहम कि इंडिया पर क्या सरोकार होगा। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के जाने माने एक्सपर्ट और प्रोफेसर एमिरेटिस प्रोफेसर एस.डी. मुनी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रामेश्वर यादव और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट हेड प्रोफेसर राम सिंह। हम आप तीनों का अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। सबसे पहले मुनी सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात हो रही है अमेरिका और जापान के बीच में, जो ये नई डील की बात हो रही है, इसको आप एक ओवरव्यू के तौर पे किस तरह से देखते हैं? देखिए, अमेरिका और जापान में बहुत पुराना सिक्योरिटी रिलेशनशिप है, आज का नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब जापान पे ट्रीटी थोपी गई थी, उसमें ही ये साफ कहा गया कि जापान की क्या भूमिका होगी जहां इस सारे क्षेत्र में। अब जो नया पहलू उभर कर सामने आया है, उसके दो डायमेंशंस हैं। पहली बात तो अमेरिका को ऐसा लगता है कि वो अकेला चीन से निपट नहीं सकता, इसीलिए जो उसके पुराने एलाइज हैं, नए दोस्त हैं, जैसे भारत भी है, वियतनाम भी है, उनको किस तरह से जोड़ा जाए और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी की, उसको कैसे शेयर किया जाए, उसका बर्डन शेयरिंग कैसे किया जाए। सारा बोझ अमेरिका स्वयं उठाने में संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है उसके लिए। दूसरी तरफ जापान को भी ये लगने लगा है कि जो अभी तक वो अमेरिका की सुरक्षा कवर पर निर्भर कर रहा था, वो बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका शायद उसको उस तरह का सुरक्षा कवर नहीं दे सके जिसकी उसको संभावना है, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ वो देख रहा है। तो दोनों देशों के सिक्योरिटी रिलेशंस पिछले 5-10 साल से बदल रहे हैं और अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि जापान ज़्यादा से ज़्यादा दायित्व ले इस क्षेत्र में, और जापान ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ साथ और देशों के साथ भी मिलकर वो अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए, खास तौर से ऐसे समय में जब चीन एग्रेसिव है सारे क्षेत्र में, बहुत असर्टिव है, और जापान को विशेष तौर से, जैसे भारत को भी विशेष तौर से चीन ने चुनौती दे रखी है। तो इस चुनौती के माहौल में और दोनों की बदलती हुई ज़रूरतों को देखते हुए अमेरिका और जापान के सुरक्षा संबंधों को देखना चाहिए। इस वक्त जो है इंडिया के लिए खास तौर पर एक इम्पॉर्टेंट है ये इंडो पैसिफिक को लेकर भी, अगर जियोपॉलिटिकली देखें, लेकिन डिफेंस के तौर पे भी, कंट्री की सिक्योरिटी के तौर पर भी जो अमेरिका और जापान के बीच में ये टाइज रिन्यू हुए हैं, एक तरह से जैसे बता रहे हैं पुराने रिलेशंस हैं, एक बार फिर रिन्यू हैं, और चाइना और इंडिया के रिलेशंस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अगर मिलिट्री लेवल पे बात करें, जनरल यादव, आपका क्या टेक है? मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड और देना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब ने जो बोला उस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। अभी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या वजह है कि इस प्रकार की नई हालत और नई इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। उसमें यह है कि पावर बैलेंस जो है दुनिया भर के अंदर, अभी तक अमेरिका अभी तक सुपर पावर था, सोल सुपर पावर। अभी उसका चैलेंज जो है चाइना काफ़ी दिनों से दे रहा है। ये बहुत बड़ी इकॉनमी है, उनकी सैन्य शक्ति भी काफ़ी बढ़ती जा रही है और वो काफ़ी एग्रेसिव है पूरे इंडो पैसिफिक के अंदर भी और हिंदुस्तान के अगेंस्ट भी। इसके साथ साथ एक नया चैलेंजर अमेरिका के सामने आ गया है, वो है रशिया। अभी आपने देखा होगा कि यूक्रेन वॉर के अंदर जो रशिया जो है इस वक्त लड़ाई कर रहा है,
उसके अंदर अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं नेटो, वो सब सहायता तो कर रहे हैं यूक्रेन की, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली इस युद्ध के अंदर वो शामिल नहीं हुए हैं। वजह ये है कि ये सब न्यूक्लियर पावर्स है और न्यूक्लियर पावर के बीच में अगर वो उस मैदान के अंदर, लड़ाई के मैदान में कूदते हैं तो हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर आ जाए। इसकी वजह से एक कमजोरी और ये जो न्यूट्रल डेटरेंस की वजह से एक नई बात उभर के आई है। ये चीज़ चीन और अमेरिका के बीच में भी है, जो इंडो पैसिफिक में हो रहा है, हालांकि वो उनका प्रायोरिटी एरिया है। साथ के साथ यूक्रेन वॉर का एक और सबक सामने आ रहा है, जिस प्रकार से रशिया, जिसके पास सैन्य ताकत है और पॉलिटिकल विल है कि जो जो इलाके वो कब्जा करना चाहते हैं उस पर वो कब्जा कर रहे हैं। ये चीज़ इंडो पैसिफिक में भी दिखाई पड़ रही है। चाइना जिस प्रकार से एग्रेसिव हो रहा है, वो चाहता है कि ताइवान के ऊपर कब्जा वो कर ले, और साथ के साथ जापान के साथ उनके जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, एक दो आइलैंड जैसे ओकिनावा वगैरह है और कुछ और जल का जो उनकी बाउंड्रीज हैं उस पर उनका डिस्प्यूट है। हो सकता है वो उनके ऊपर भी वो कब्जा कर सकें, क्योंकि एक प्रेसिडेंस सेट हो चुकी है। इसके देखते हुए एक प्रकार का एक डर पैदा हो गया है जापान के अंदर, और जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया, अभी उस डर को पूरा करने के लिए जो पावर इम्बैलेंस जो इंडो पैसिफिक के अंदर है, इस इलाके के अंदर, अमेरिका चाहता है उस इम्बैलेंस को दूर किया जाए, और जापान भी चाहता है कि उनकी सैन्य शक्ति जो अभी तक सिर्फ डिफेंसिव नेचर की थी और बड़े लो लेवल की थी, जिसमें वो सिर्फ अपना 1% जीडीपी स्पेंड करते थे, उसको बढ़ाकर उन्होंने 2% कर दिया है। साथ के साथ उनके प्राइम मिनिस्टर अभी एक हफ्ते के पूरे टूर में गए, यूरोप में गए, उसके बाद अमेरिका में गए, और उसके बाद उनकी जो बातचीत हुई है उसके अंदर उनको काफ़ी हथियार, एम्यूनिशन, स्पेस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी के द्वारा टॉमहॉक मिसाइल्स वगैरह के बारे में उन्होंने पूछा है, और भी कई करार उन्होंने, उनके डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ थे, उनके बीच के अंदर हुआ है। तो इस प्रकार से एक रीबैलेंसिंग जो है, जो एक गैप आ गया था पावर बैलेंस में इन इंडो पैसिफिक, इन पैसिफिक, जिसमें जापान की बहुत बड़ी भूमिका है, उस चीज़ के ऊपर ये पूरी कार्रवाई हो रही है। ये बात कहना गलत नहीं होगा कि इंडो पैसिफिक में इस वक्त काफ़ी चैलेंजेस हैं। प्रोफेसर सिंह, अगर मैं आपसे इकोनॉमिक जो इसके रेपरकशंस हैं उसकी बात करूं, या जो चैलेंजेस अभी इंडो पैसिफिक में बिकॉज ऑफ चाइना, बिकॉज ऑफ चेंजिंग रिलेशंस चल रहे हैं, उस ऐसे में अमेरिका और जापान के ये जो रिन्यूड टाइज हैं, इंडिया पर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज के युग में जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे जापान और अमेरिका के बीच में अगर कोई समझौते हो रहे हैं, इसको हम सामरिक अगर नीति के अंतर्गत देखें तो इसका एक बटरफ्लाई इफेक्ट है। जो रक्षा के समझौते होंगे उनका असर आर्थिक मुद्दों पर भी पड़ेगा। भारत और जापान बहुत ही मजबूत आर्थिक साझेदार रहे हैं। दोनों सप्लाई चेन कनेक्टिविटी और रिजिलियंसी के लिए कलेक्टिवली काम करते रहे हैं। दोनों पीस एंड स्टेबिलिटी इन एशिया और सिक्योरिटी के लिए काम करते रहे हैं। जैसा कि प्रोफेसर मुनि जी ने बहुत ठीक बताया कि चाइना का बढ़ता हुआ प्रभुत्व साउथ चाइना सी पे, अगर भारत के आर्थिक मुद्दों को इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत के लिए ये डील होना, ये एक मैं कहूँगा बहुत अच्छा संकेत है। सशक्त जापान और सशक्त भारत दोनों साझेदार हैं। जैसा कि हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं कि आपके जिस देश के साथ आपकी सीमा लगती है, अगर वो आपका शत्रु हो सकता है, तो जिस राष्ट्र के साथ जो आपका शत्रु जो सीमा साझा कर रहा है वो आपका मित्र हो सकता है। तो भारत और जापान दोनों एक नेचुरल एलाइज हैं, नेचुरल पार्टनर्स हैं। अगर हम इसको ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसके बहुत ज़्यादा मायने निकलते हैं। जब हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हमारे लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, हमको पता है भारत की आर्टिक पॉलिसी आई है, आने वाले दिनों में लगभग 2030 तक एक नया सी रूट खुलने वाला है, जो कि हम लोग यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होते हुए साउथ चाइना सी, बेरिंग स्ट्रेट, और रशिया ने पोर्ट्स डेवलप कर दिए हैं जहाँ से नेविगेशन शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में ये वृहत रूप में उपयोगी और लाभदायक होगा। इससे मानवता का तो भला होगा ही होगा, लेकिन भारत के डायरेक्ट आर्थिक इंटरेस्ट इससे जुड़े हुए हैं। चाइना की साउथ चाइना सी में बढ़ती हुई दादागिरी, 9 डैश लाइन, और वहाँ पर जो उन्होंने जिस तरीके से आइलैंड्स को डेवलप किया है, उससे भारत को एक डायरेक्ट थ्रेट है।
हालांकि भारत कभी भी साउथ चाइना सी में कोई डायरेक्ट पार्टनर नहीं बना, लेकिन इनडायरेक्टली भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने अपने जो सामरिक जो अपने हित हैं, आर्थिक हित हैं, उनको आगे बढ़ाया है। मैं इसका एक दूसरी डायमेंशन लेके जाना चाहता हूं। अगर आप देखें, इस पूरे समझौते को देखें, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु निकलता है न्यूक्लियर प्रेफरेंस और न्यूक्लियर डिटरेंस। देखिए 2011 के फुकुशिमा जब ये प्लांट पे सुनामी से वहां पर बहुत वृहत नुकसान हुआ, उसके बाद जापान ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसको कहा जाए महाव्रत लिया था कि वो न्यूक्लियर एनर्जी को कभी टच नहीं करेंगे। आप देखिए बदलते परिप्रेक्ष्य में उन्होंने उस व्रत को तोड़ा है और अब उन्होंने कहा है कि हम दोबारा से न्यूक्लियर एनर्जी को नए एडवांस तरीके से, जिसमें बहुत बड़ा सिक्योरिटी पैकेज लेके आ रहे हैं, क्योंकि 2050 तक अगर जापान को नेट जीरो जो कार्बन इमिशन वाली कंट्री बनना है, जैसा कि उन्होंने पेरिस डिक्लेरेशन में कहा है, तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर जापान न्यूक्लियर एनर्जी में सशक्त होता है, हम नेचुरल साझेदार हैं, इसका कहीं ना कहीं फायदा टेक्नोलॉजी शेयरिंग में, जैसा कि हमें पहले भी हम जापानी टेक्नोलॉजी से बहुत बेनिफिट हुए, कहीं ना कहीं इस न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्लॉयटेशन में, इसके इफेक्टिव यूज में भारत भी बहुत बड़ा लाभ उठा सकता है। तो मैं अगर वृहत रूप में इसको, अगर मैं इसका विश्लेषण करूं रक्षा समझौतों का, तो इसके कई कारक है। इसमें नंबर 1 चाइना के प्रभुत्व को कम करना साउथ चाइना सी में, दूसरा सप्लाई चेन कनेक्टिविटी और रिजिलियंस को मजबूत करना, तीसरा नेवल थ्रेट्स को हमारे को डील करना, और इसके साथ साथ हमें भारत के जो आर्थिक लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास और उसको आगे बढ़ाना और उसको आगे ले जाना, इसमें हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो रही है। बिल्कुल, यानी कि फोकस है पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन और ये बना रहे। जियोपॉलिटिक्स की अगर बात करें रीजन में प्रोफेसर मुनि, तो क्वाड और आसियान जो है वो किस तरह से उसका रूप आप बदलता हुआ देखते हैं अब? देखिए क्वाड में बहुत इंटरेस्टिंग डायमेंशन है ये कि क्वाड में भारत के अलावा सभी अमेरिका के पुराने एलाइज हैं और अमेरिका इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए एग्रेशन को देखते हुए ये कोशिश कर रहा है कि मिलिटरीली भी चीन को बांध के रखा जाए। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए कोरिया इम्पोर्टेंट है, उसके लिए जापान इम्पोर्टेंट है, और जैसा आप देखते हैं कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया है ऑकस का, जिसमें ब्रिटेन को भी साथ में लिया गया है, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का मिला हुआ है। तो इस तरह से जो मिलिट्री लामबंद हुआ है क्वाड में, उसमें भारत एक थोड़ा अलग स्थिति में है, क्योंकि भारत मिलिट्री एलाई नहीं है अमेरिका का, और मिलिट्री एलाई बनने में भी हमारी झिझक है और वाजिब झिझक है, मैं समझता हूँ। तो इसीलिए कैसी रिलेशनशिप बढ़े अमेरिका और भारत में क्वाड को देखते हुए, लेकिन जो हो रहा है वहाँ पर मिलिटरीली, उस हिसाब से मैं समझता हूँ भारत पर ये दबाव भी बढ़ेगा और दूसरी ज़रूरत भी बढ़ेगी। अगर चीन अपना एग्रेसिव रवैया कम नहीं करता है तो हमें भी कहीं न कहीं सुरक्षा ढूंढनी पड़ेगी। और जैसा मेरे दोनों साथियों ने कहा, भारत और जापान के सुरक्षा संबंध भी बहुत बढ़ रहे हैं। दोनों को चीन से खतरा है, दोनों एक दूसरे की डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, दोनों सप्लाई चेन्स को खुला रखना चाहते हैं, मैरीटाइम ओपननेस रखना चाहते हैं, और जहां जापान एक तरफ साउथ चाइना सी के आसपास है, दूसरी तरफ भारत भी अंडमान और निकोबार को लेकर मलाका स्ट्रेट में बहुत बड़ी भूमिका रखता है। तो इसीलिए जापान और भारत के संबंध भी प्रगाढ़ हो रहे हैं, सिक्योरिटी के मामले में भी और आर्थिक मामले में भी। और भारत को अब ये देखना पड़ेगा कि जो मिलिट्री रिकंस्ट्रक्शन रीबैलेंस के अंडर हो रहा है इंडो पैसिफिक में, उसमें कहाँ तक शामिल हुआ जाए, कहाँ तक आगे बढ़ा जाए। मेरे दिमाग में अभी भी ये एक प्रश्न है भारत की नीति के सामने, और डॉक्टर जयशंकर के बहुत सारे बयानात, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत सारे बयानात इस बात को साफ इंडिकेट करते हैं कि सिक्योरिटी की ज़रूरत है, लेकिन हम पूरी तरह से जापान और ऑस्ट्रेलिया की तरह अमेरिका के एलाई नहीं बन सकते हैं अभी इस हालत में।
बिल्कुल प्रोफेसर मुनी, आपने कहा इंडिया अभी भी मिलिट्री एलाय नहीं है, यूएस का अभी बन भी नहीं सकते। यूएस की नजरें चाइना पे भी हैं, चाइना का अग्रेशन हमको अफेक्ट करता है। जनरल यादव, भारत जापान ये भी एक बता दूं कि अमेरिका ने ये कहा है जी कि अगर हिमालयाज में चीन कोई मिलिट्री एक्शन लेता है भारत के खिलाफ तो हम भारत के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल, ये एक तरह से एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है। जी बिल्कुल, एक मैसेज है। लेकिन भारत जापान के जो सुरक्षा संबंध है वो भी बेहतर हो रहे हैं, और उसी तरफ ये जो है रिलेशंस हैं इंडिया और भारत के, भले मिलिट्री एलाय ना हो लेकिन अश्योरेंसेस हैं। जनरल यादव, क्या इसको किस तरह से आप देखते हैं? जो प्रोफेसर मुनी ने कहा, काफी एक बड़ा ओवरव्यू दिया है मिलिट्री लेवल पर। मैं इसको इस प्रकार से देखता हूँ, भारत एक देश है जिसकी बाउंड्री चाइना के साथ मिलती है, और आप देखते हैं पिछले 2 साल से ज़्यादा से वो हमें ईस्ट लद्दाख के अंदर बैठे हुए हैं हमारे सामने। दे आर ट्राइंग टू चेंज द स्टेटस को, और रिसेंटली उन्होंने तवांग सेक्टर में भी एक हरकत करी थी जिस हरकत को हमने विफल कर दिया है। दूसरी चीज़ है, हम जब नीचे की तरफ देखते हैं समुद्री इलाके के अंदर, इंडियन ओशन में हमारा बहुत तगड़ा लीवरेज है, जहाँ पर हम चाइना को हम थोड़ा सा इस प्रकार से थोड़ा सा मिलिट्रीली उसके ऊपर हम अंकुश लगा सकते हैं। सो ये दोहरी चीज़ है, और दोनों को अगर हम हाइफनेट करें तो ओवरऑल इंडिया की जो हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ है इस वक्त इतनी अच्छी है कि हम किसी तरीके से भी, चाहे समुद्र के रास्ते या लैंड बॉर्डर्स के ऊपर, अगर चीन कोई हरकत करता है, जितना भी उनका डिप्लॉयमेंट है उसके आगे कोई अगर एक्शन लेता है, हम सक्षम है कि उनके इरादों को हम नाकाम कर पाएंगे। साथ के साथ हमारी एक भौगोलिक जो स्थिति है इंडियन ओशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इंडियन ओशन का नाम ही हिंद महासागर दिया गया है क्योंकि हिंदुस्तान इस इलाके में सबसे ज़्यादा प्रिडोमिनेंट एरिया है, और जितना भी ट्रेड चाइना का तकरीबन 90% इंडियन ओशन होकर निकलता है, उसमें अगर हम चाहें कुछ परिस्थितियों के अंदर हम उसके अंदर दखलंदाजी कर सकते हैं। इस बात का अंदाज़ा और इसकी इम्पोर्टेंस जो है अमेरिका को भी है, बाकी विश्व को भी है। इसीलिए अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, अगर इनको भौगोलिक स्थिति देखें पूरे इंडो पैसिफिक को कंट्रोल करने के लिए और इंडियन ओशन को कंट्रोल करने के लिए, तो क्वाड के अंदर जो हमारी साझेदारी है वो उसका एक बुनियादी उसूल यही है। लेकिन जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया कि एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न, वी आर नॉट पार्ट ऑफ मिलिट्री कंटेंट ऑफ क्वाड सो फार, और ना ही मेरी ओपिनियन के अंदर हिंदुस्तान को इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप शामिल होंगे यू विल बिकम एन एलाई एंड यू विल बी ए सेकेंड, यू विल नॉट बी द मेजर पार्टनर इन दिस। उसके बाद हमारी जो एक स्ट्रेंथ है नॉन अलाइनमेंट वाली, जिसके अंदर वी आर नॉन अलाइंड बाय अलाइनिंग विद एवरीबॉडी, हमारी जो डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी है कि सबके साथ हम अपने हितों के हिसाब से हम अपनी इक्वेशन रखें, वो इक्वेशन हमारी ख़राब हो जाएगी, हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है पूरे विश्व के अंदर वो समाप्त हो जाएगी। इसका अंदाज़ा आप यही लगा सकते हैं, जो यूक्रेन वॉर हो रही है सबकी आंखें हिंदुस्तान के ऊपर है, क्योंकि हमारे रिलेशंस अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं और यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं। साथ के साथ हमारा जो स्ट्रेटजिक स्टेचर आज की तारीख में है उसका सब लोग सम्मान करते हैं, और हमारी जो नीतियां हैं वो बड़ी अच्छी हैं इस वक्त। और जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इकोनॉमिक लिंकेजेस जो हमारे हैं और मिलिट्री डिटरेंस सारे देशों के बीच के अंदर, खासतौर पर चाइना, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, तो उसको देखते हुए मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई बड़ा युद्ध होने की संभावना है। बिल्कुल, और जैसे प्रोफेसर मुनी ने भी कहा था, क्वाड को लेके इंटरेस्टिंग टर्न एक है, और हमारा जो नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी है, जैसे आप बता रहे हैं जनरल यादव, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन सिक्योर करवाता है इंडिया को। हम सबके साथ फ्रेंडली हैं और हम बहुत ज़्यादा साइज नहीं चुन रहे हैं। और ऐसे में प्रोफेसर सिंह, मैं आपसे एक इकोनॉमिक लेवल पे फिर से एक राय लेना चाहूँगी कि जो ट्रेड, जैसे बताया कि चाइना का 90% ट्रेड इंडिया से, इंडिया के थ्रू होता है,
जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें इंडिया की जियोपॉलिटिकल पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे असर इसका इकोनॉमिक्स पे है। क्वाड को लेकर भी अभी हमने बात की, उसके मद्देनजर आपकी क्या राय है? हाँ जी, देखिए ऐसा है, भारत हमेशा ही नॉन अलाइड रहा है, भारत कभी अलाई नहीं बनना चाहता, लेकिन इसके साथ साथ भारत दुनिया के सभी देशों के साथ पार्टनरशिप, जब हम क्वाड में भी है तो हमने कभी ये नहीं कहा कि हम यूएस के अलाई हैं, हम कहते हैं हम पार्टनर्स हैं। और जब पार्टनर्स होते हैं तो रिलेशनशिप 50-50 होती है, उसमें साझेदारी होती है, उसमें समन्वय होता है और उसमें आपस में विचारों की समानता होती है। लक्ष्य हमारा एक है, चाइना के जो एक असर्टिव एटीट्यूड है, जो कि एक बुलिंग एटीट्यूड है उसने आसियान के देशों में, और इसलिए अमेरिका की अगर आप पॉलिसीज देखें, अमेरिका ने अलग अलग फोरम पे, अगर उसको प्लूरिलेटरली देखा जाए तो उन्होंने आसियान के साथ में एक बहुत अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया है। अगर उसको रीजनली देखा जाए तो उन्होंने नए नए ऐसे बनाए, जैसे सर ने बताया, प्रोफेसर मुनि ने बनाया, ऑकुस को बनाया है, क्वाड बनाया है। इसके साथ साथ अमेरिका बायलेटरली भी 2+2 की नीति, जिसमें कि अभी जापान के साथ उनका हुआ है उसमें, और इसमें भारत, देखिए चाइना ने पूरे इस क्षेत्र में अपने एक, जिसको हम कहते हैं एक उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, एक पोर्टों का जाल बनाया है सिक्योर करने के लिए अपनी नेवल एसेट्स में। 3 उनके पास इस समय एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लगभग 90 से ज़्यादा उन्होंने सबमरीन को डेवलप किया और बहुत बड़े वो एक नेवल एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं। दुनिया की बहुत बड़ी नेवल उन्होंने अपनी फ्लीट तैयार कर ली है। इसमें हिंद महासागर या पूरे इंडो पैसिफिक जैसे बहुत बड़े इलाके पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए भारत को भी पार्टनर तलाशने पड़ रहे हैं। पहले भारत इस पूरे क्षेत्र में एक मात्र नेता था, लेकिन आज हमें समन्वय करना पड़ रहा है। हम जापान के साथ अपना संबंध बहुत बढ़ा रहे हैं इस क्षेत्र में, चाहे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, जैसे इस एग्रीमेंट में जो यूएस का जापान का, वो उसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात हुई है। जो स्पेस में हमारे एसेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, जिससे कि नेविगेशन होता है। अगर हम दुश्मन के जहाजों का नेविगेशन सिस्टम ब्लॉक कर दें, AIS सिस्टम होता है उसको ब्लॉक कर दें, तो स्वाभाविक रूप में हम उस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बगैर लड़े, बगैर कोई एक फायर किए भी हम उस अपने दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उसी प्रकार में चाइना का BRI, जो कि उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उन्होंने रोडों का जाल और वर्चुअल फाइबर केबल्स का जाल, इसके अलावा पोर्ट्स का जाल, रेल नेटवर्क पूरे इस क्षेत्र में अपना बिछाना चाहते हैं। उसको काउंटर करने के लिए इतने रिसोर्स भारत के पास अकेले के पास नहीं है। जापान हमारा एक पार्टनर हो सकता है, जैसे सर ने बताया कि यहां पर उनका, हम भी उस प्रकार से अपने लक्ष्य ले रहे हैं। अगर उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाई है तो हमने भी अपनी नेकलेस स्ट्रेटजी बनाई है, उसमें हम भी पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि हमने ईरान में चाबार पोर्ट डेवलप किया, हम ओमान में दुकुम पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, हम वेस्टर्न टर्मिनल श्रीलंका में हम्पटन टोटा में जो उन्होंने कहा कि अपना एक नेवल बेस बनाया, उसको काउंटर करने के लिए वेस्टर्न टर्मिनल पे हम लोग, हमारी निरंतर विदेश मंत्रालय इस संपर्क में है श्रीलंका सरकार के साथ कि हम अपना प्रभुत्व बढ़ाएं। हमने अपने एयर मैरीटाइम जो एसेट्स हैं मालदीव में बढ़ाए हैं, यहां तक कि हमने मॉरिशस तक, और मैं तो कहूंगा कि हमने फ्रांस के साथ एक बहुत ही रणनीतिक समझौता करके जो जिबूती है वहां पर भी अपने नेवल एसेट्स को मजबूत किया है। इसके साथ साथ हमने एक पोर्ट इंडोनेशिया में साबांग के नाम से, बिल्कुल मलाका स्ट्रेट में जो मुख है बिल्कुल, क्योंकि हमारी एक चेन है। और इसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया कोकोज आइलैंड में, जहां पर हमारी ब्रह्मोस और जो हमारे जो C-17 या कुछ इस तरीके से एक एरोप्लेन है, वो निरंतर टोही विमान जो चाइना के जो सबमरीन आते हैं या इस प्रकार से आते हैं, उनको हम निरंतर करते हैं। हमारा पर्पज है इस एरिया पे अपनी डोमिनेंस को बनाए रखना और अपने आर्थिक हितों को मजबूत रखना। इसके साथ साथ हम दोनों तरफ से, ईस्ट से भी और वेस्ट भी, अपने मैरीटाइम चैनल को मलाका स्ट्रेट से भी, स्वेज कैनाल से भी वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ खुले रखना चाहते हैं। उसमें कोई भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में अगर कोई रोड़ा बनेगा तो हम उसका डटकर अपने समकक्षी जो हमारे राष्ट्र हैं, जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ उसका मुकाबला करेंगे और एक पूरे एशिया क्षेत्र में स्थिरता को स्थापित करेंगे। जी, तो प्रोफेसर सिंह, इससे पहले कि मैं दूसरे सवाल की ओर बढ़ूं, आप डिफेंस टाइज और डिफेंस ट्रेड जो हैं उसको भी फोकस में रख रहे हैं, जो अमेरिका जापान का जो ये नया रिन्यू टाइज है उनको देखते हुए? बिल्कुल, लगता है फर्क पड़ेगा इस पे भी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी ये जापान जो है ये टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है। अब उन्होंने चंद्रमा तक रेल ले जाने का, रेल का मतलब ड्रोन्स ऐसे बनाने जा रहे हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन का बहुत बड़ा समझौता हुआ है अमेरिका और जापान के बीच में। और स्पेस में विशेष रूप से मून पर चाइना ने बड़ी एडवांसमेंट ली है, वहाँ बड़े रिच मिनरल्स हैं, रेयर मिनरल्स, 17 ऐसे मिनरल्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत के पास ऐसे संसाधनों की कमी है,
जापान मिनरल रिसोर्स अलायंस, दुनिया में ऐसा कोई 12 या 13 देशों का एक समूह है, उसका मेंबर है। और हम वहां से ऐसे रिसोर्स अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, हमारी सरकार ने जल्दी में, हमारी कंट्री में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हुई, हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर पे बड़ा फर्क पड़ा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने $11 बिलियन का पैकेज दिया है। हमारे देश के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को वृहत रूप में हम लोग विकसित करेंगे, और उसमें जापान, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया ये सारे मुद्दे बटरफ्लाई इफेक्ट, बटरफ्लाई मतलब आर्थिक और हमारे जो राजनीतिक, सामरिक और जो हमारे इसके अलावा सुरक्षा के मुद्दे सब आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं, अब हमारा रशिया यूक्रेन वार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम इनडायरेक्टली इंपैक्टेड हैं, प्राइसेस बढ़े हैं और हमारी सिक्योरिटी परसेप्शन हमारा चेंज हुआ है। तो मैं ये कहूंगा सशक्त जापान और सशक्त भारत ही एशिया को आगे एक स्थिरता की तरफ ले जा सकते। इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस दिलचस्प बातचीत के लिए। हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। इसके लिए ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।